अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। अडियाला जेल के गेट नंबर 1 के बाहर आज एक बार फिर बदमज़गी की सूरत हाल बनी रही और आज एक बार फिर अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया है। जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत में शिरकत के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जैसे ही मीडिया से गुफ्तगू की कोशिश की तो नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक वहाँ मौजूद सहाफ़ी तैयब बलोच ने मुतालबा किया कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने सवालात किए थे, उस पर हमारी काफ़ी ट्रोलिंग हुई है, उस पर आप मज़म्मत करें। जिसके बाद तलखी में इजाफा हो गया और इमरान खान के वकील नईम पंचोता और PTI के MPA तनवीर असलम ने कारकुनों को बोला कि इसको पीछे करो। जिसके बाद मौके पर मौजूद PTI के कारकुनों ने सहाफ़ी को घसीटा, धक्के दिए, तशद्दुद का निशाना बनाया। नज़र आता है कि जैसे ही सहाफ़ी बोलने की कोशिश करते हैं उन्हें मना किया जाता है, वो फिर भी बोलते हैं और उसके बाद उन पर तशद्दुद किया जाता है, नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, गालियाँ भी दी जाती हैं। वो तमाम गालियाँ तो हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर ये देखिए। मैं पकड़ता, मुझे दे मुझे PTI कारकुनों के तशद्दुद की वजह से सहाफ़ियों ने अलीमा खान की मीडिया टॉक का बायकॉट कर दिया। इस वाक़े के बाद अलीमा खान ने कहा कि जो वाक़या हुआ है ये होना नहीं चाहिए था। तो वाक़या हुआ है, होना नहीं चाहिए था। यहाँ ख़वातीन खड़ी हैं और हम अपने भाई के लिए आते हैं। हम यहाँ सियासत के लिए, हम सियासत डिस्कशन भी नहीं करने आते। अब वो मुझे पता है, हमें तो पता था 3-4 लोग भेजे गए हैं कि यहाँ पे हमें आके ख़वातीन को अटैक करें, लेकिन यहाँ लोगों को भी उसको जज्बाती तरीके से उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। लोगों को जज्बाती होना नहीं चाहिए। इस वाक़े पर रद्दमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पोस्ट किया कि सहाफ़ी तैयब बलोच को सिर्फ़ और सिर्फ इख्तिलाफ़ राय पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो कि नाकाबिल कबूल है। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अता तारड़ ने मज़ीद लिखा कि जब दलील ना हो तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है। यह है इनकी सोच जो अदम बर्दाश्त पर मबनी है। हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ा रहा हूँ और इस केस में भी भरपूर साथ दूंगा। इसके अलावा प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एलामे में लिखा कि प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट अडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच, फैसल हकीम समेत दीगर सहाफ़ियों के साथ पेश आने वाले वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हुए तशद्दुद करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करती है। एलामिया के मुताबिक सहाफ़ियों के साथ पुरतशद्दुद रवैया किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, ना ही ऐसे वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त किया जाएगा। प्रेस एसोसिएशन तशद्दुद करने वाले अनासिर के खिलाफ हर फोरम पर ना सिर्फ आवाज़ उठाएगी बल्कि मुतासरा सहाफ़ियों का भरपूर साथ भी देगी। आज अडियाला जेल के बाहर क्या हुआ, इस हवाले से वही मौजूद थे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। शब्बीर, कैसे शुरू हुआ, क्या मामला है? तहरीक इंसाफ ज़ाहिर तशद्दुद के हवाले से अलीमा बीबी भी कह रही हैं कि होना नहीं चाहिए था, मगर PTI के वो रहनुमा जो वहाँ मौजूद थे वो कहीं ना कहीं तावीलें भी दे रहे हैं, सहाफ़ी पर भी तनकीद कर रहे हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? शाहजेब साहब, गुज़श्ता एक हफ्ते से अडियाला जेल के बाहर जो सूरत हाल बनी है या जिस किस्म के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक तो अलीमा खान साहिबा से सहाफ़ियों के सख्त सवालात पर PTI के लोग बुरा मान रहे हैं और अलीमा खान भी बुरा मान रही है। दूसरी एक बड़ी वजह है कि PTI के अंदर भी इस वक्त एक सख्तबंदी हो रही है। आपके इल्म में होगा, जब परसों जुमे के रोज़ अलीमा खान पर अंडू से हमला किया गया तो बुशरा बीबी की बहन ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने बताया कि ये सारा ड्रामा किया। अच्छा, आज का जो वाक़या है इससे मुतल्लिक भी हमारी PTI के लोगों से बात हुई और PTI के लोगों का कहना है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है और इसमें वो लोग शामिल है जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। और जो हमारा असल मकसद है इमरान खान साहब के जो बयानात अवाम तक पहुंचते हैं उनको रोका जा रहा है और इस सारी सूरत हाल से जो है PTI का नुकसान हो रहा है। अच्छा, आज सुबह से ही अडियाला जेल के बाहर माहौल ऐसा बना था और हमारे पास भी इतलात थी, इंफॉर्मेशन थी। इतलात क्या, हम से कुछ PTI के लोगों ने
बाकायदा तौर पर ये बताया कि आज कुछ सहाफ़ियों को टारगेट किया जा सकता है और उनको फेंटी भी लगाई जा सकती है। ये आज सुबह से ही ये रूमर्स भी चल रहे थे और कुछ सहाफ़ियों की तस्वीर सोशल मीडिया पे भी पीटीआई के ग्रुप्स में भी वायरल की गई थी और उनको बाकायदा तौर पर निशानदेही की गई थी कि ये सहाफ़ी हैं जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते अलीमा खान से बदतमीजी की थी। अच्छा, आज जब समाअत खत्म हुई, चूंकि तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाज़ी और उस्मा खान समाअत में शामिल थी, तो समाअत के बाद जब वो एज पर रूटीन मीडिया के साथ गुफ्तगू के लिए आई तो वहां पर कारकुनों के एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई और तैयब बलोच के वाक़े से पहले एक सहाफ़ी हैं एजाज अहमद, वो अलीमा खान के पास गए। उन्होंने उनको बताया कि इतने कारकुन यहाँ पे जमा है, कैमरे लगे हैं, रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट करना है, तो आप काइंडली अपने कारकुनों को बताएं कि वो पीछे हटें ताकि हम इजीली जो है कवर कर सकें आपको। इस पर उस सहाफ़ी को यानी एजाज अहमद को पीटीआई कारकुना ने उठा के बाहर फेंका और नीचे गिरा दिया। वो बुजुर्ग सहाफ़ी भी हैं और उनके साथ नारवा सलूक किया गया। उसके बाद जब दोबारा अलीमा खान ने गुफ्तगू शुरू की तो तैयब बलोच ने अलीमा खान से पूछा कि आपसे हमने गुज़श्ता हफ्ते जो सवालात किए थे उस पर पीटीआई के लोग बुरा मान गए हैं और हमारी ट्रोलिंग शुरू की गई है, हमें धमकियां मिल रही है, हमारे घर वालों को थ्रेट है, लिहाजा आप इसकी मजम्मत करें। अलीमा खान ने पहले उनकी बात को नजरअंदाज किया, दोबारा तैयब बलोच ने यही सवाल जो है उनके सामने रखा, तो इस पर नईम हैदर पंजोथा गुस्सा हो गए और उन्होंने तैयब बलोच को कहा कि तुम किस तरह सवाल कर रहे हो, तुम्हें इजाजत नहीं है सवाल करने की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। तो इस पर जो है दो आसपास कारकुन थे वो भी मुश्तइल हो गए और नईम हैदर पंजोथा ने गैर मुनासिब जुबान भी इस्तेमाल की, गंदी गालियां भी दी और साथ जो कारकुन थे या जो मकामी रहनुमा वहां पे थी वो भी मुश्तइल हो गए। तो वो सारे तैयब बलोच पर पल पड़े और उसको घसीटते हुए वो उस जगह से ले गए और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और माहौल इंतहाई जो है वो खराब हुआ। उसके बाद अलीमा खान ने मुझसे कहा कि आप संभालें इसको। मैंने कहा जी मैं कैसे संभालूंगा, आपके कारकुन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके लीडर जब लीडर ही कारकुनों को इश्तिहाल दे रहे हैं तो उसके बाद हम क्या संभालें। उसके बाद जब जाहिर है साहब 2-3 साहब और भी साहब थे वहां पे, उनको भी घेरा गया और उसके बाद हमने बायकॉट किया अलीमा खान की गुफ्तगू की। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार तो किया अलीमा खान ने, लेकिन तब तक माहौल खराब हो चुका था और सहाफियों पर तशद्दुद भी किया गया था और उसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची, 2-3 कारकुनों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद एक दरखास्त भी अडियाला जेल चौकी में जमा कराई गई। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा। गुज़श्ता हफ्ते जब अलीमा खान मंगल को मुलाकात के लिए यहाँ पहुंची तो यहाँ पे कुछ 4-5 सहाफियों ने उनसे एक तो बुशरा बीबी से उनकी लड़ाई से मुतल्लिक सवालात किए, दूसरा उनकी जायदाद से मुतल्लिक कुछ सवालात किए जिस पर पीटीआई के लोग बुरा मान गए, अलीमा खान खुद भी बुरा मान गई। ये सिलसिला वहां से हुआ, यानी गुज़श्ता हफ्ते मंगल के रोज से शुरू हुआ। उसके बाद जुमे के रोज जब अलीमा खान दोबारा आई समाअत के लिए तो उस वक्त भी तैयब बलोच और दीगर जो सहाफी उनके साथ आए थे उन्होंने उस वक्त भी उनसे ये डिमांड की थी कि आप इस रवैये की मजम्मत करें क्योंकि हमें धमकियां मिल रही है। लेकिन अलीमा खान ने उस दिन भी उनके सवालात का कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा उसके बाद वो अंडा फेंकने वाली भी एक वाकया जो है वो भी आपके सामने है। लिहाजा ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है इसमें किसी हद तक पीटीआई के अंदर भी सवालात उठ रहे हैं कि ये क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। सवालात तो सहाफी ने तो सवाल करना है, अलीमा खान ने जवाब देना है, नहीं देना ये उनकी मर्जी है, लेकिन इस तरह का रवैया, इस तरह की लड़ाई झगड़ा और तशद्दुद ये तो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। बहुत शुक्रिया। शब्बीर डार तफसीलात बता रहे थे और हैरत की बात यह है कि इन तमाम बातों के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस बात की जस्टिफिकेशन देते नज़र आ रहे हैं, तशद्दुद की जस्टिफिकेशन देते नज़र आ रहे हैं। एक सहाफ़ी को घसीटा गया, उस पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद भी ये बात सामने आ रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज़ पर आज जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिससे चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ अता और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ताहिर नसरुल्लाह ने खिताब किया। वाज़ेह रहे कि इस जुडिशल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती उमूर में होने वाली बदइंतज़ामी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और उस खत में
जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के सामने 6 सवालात रखे थे और उनसे दरख्वास्त की थी कि वो जुडिशल कॉन्फ्रेंस में इन सवालात के जवाब अवामी सतह पर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में सुप्रीम कोर्ट के 1980 के रूल्स में तरामीम से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपने खिताब में कहा कि उन्होंने तरामीम के लिए जस्टिस शाहिद वहीद की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसने बार काउंसिल और जजेस से मुशावरत के बाद तरामीम को फुल कोर्ट के सामने पेश किया। We did small steps, but there was no backing of law. The processes entailed 20 steps according to the 1980 rules. We brought it down to 3 because the section heads told us that please, if you change the rules, this will become more efficient. Our section will become more efficient. We did it. Fine. High Part Committee headed by Mr. Justice Shahid Waheed with Justice Irfan Saadat Khan and Justice Naeem Aghwan and Justice Akil Ahmed Abbasi as members was constituted. It was open. The Supreme Court Bar Association sent in their recommendations. The Bar Council sent them their recommendation. Even judges sent in their recommendation. Munib Saab sent it. Justice Aisha sent it. Malik Shahzad Saab sent it. Aminuddin Saab sent it. And myself. First input came in. It was ready by 19th of March 2025 and it was placed before the full court on 17th April 2005. And after discussion, they said no, it requires more deliberation. Fine. More deliberations went through. And whoever had an objection to any proposals, the committee went to them. They sat down with the worthy judges and said, okay, what are your proposals? And they considered and addressed them. And finally, they came up with their final version, which was passed. Now, why through circulation? Let me tell you, this rule has come in after 50 years. You see, you cannot make these rules in one day. It's a living document. I assure you that, inshallah, till I'm here, every full court will have this rule as agenda item number 1, but with one condition, that whoever has an objection to it, please file your proposal so that there's a process. We have constituted a committee. Let your proposals be placed before the committee. The committee will do their deliberation and it will come to the full court. So please, I assure you that whatever your proposals are will be considered and will be taken into consideration. And as far as इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को लिखे गए अपने ख़त में सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ामी उमूर और जजेस की छुट्टियों से मुताल्लिक जारी जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि पहले चीफ जस्टिस कोई भी केस अपने हिसाब से फ़िक्स करते थे, लेकिन अब उनके लिए ऐसा करना मुश्किल है। जबकि उन्होंने जजेस की छुट्टियों से मुताल्लिक कहा कि अदालती तातीलात के दौरान किसी जज को इजाज़त की ज़रूरत नहीं, लेकिन आम तातीलात के अलावा छुट्टी के लिए बताना लाजमी होगा। Let me announce to this entire gathering that all the administrative power having discretion of the Chief Justice of Pakistan, I have ensured that it is not only structured, but the criteria for the exercise of that discretion is laid down in letter and it is made available to all. I'll give you 3 examples. Policy for early hearing and out of turn fixation. The chief could do, I tell you, the chief could fix any case at any time. Now, let me tell you, it is very difficult for me because the SOP has been done. These cases will have to be fixed, bail before arrest. It's there, it's in writing. I can't, it will be very difficult for me to do it. Or you want an early hearing application, applications used to be filed, the case, the file used to be in the office of the Chief Justice for over a year. Now you file your application with the relevant material which you feel is requiring urgent attention, it will be taken up, all in writing. Let's look at the next one. Let's look at the grant of leave. I made it very clear. During holidays, anyone who wants to go anywhere, no issue. But when there is court work, then I said, here is the discretion is exercised, these are the criteria, everything in writing. जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में जजेस की तादाद बढ़ने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद पर तशवीश का इज़हार किया था। आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपने दौर में निपटाए गए केसेस की तादाद और तफसीलात बताई। On September 8, 2024, 1 year ago from today, there were 60,635 cases which were pending in the Supreme Court. During this course from 1 year, 22,865 cases have been decided. As a result, the pendency has been brought down to 56,943 cases. What is crucial? One figure which is very, very crucial. What you should
keep in mind is that when you compare the figures of 2023 to 2024 with those of 2024 and 2025, the contrast is telling. The number of cases fixed. Now this is very crucial. You talk about decided, you talk about what is important is the office, the Supreme Court office. You cannot imagine there used to be 9 cases fixed. Now 25, and in some cases, I will not name the judge, even 50 cases are fixed in one day. For you it is easy, 50 cases are fixed. But imagine what the office has to go through to ensure that the files are retrieved and they are fixed in number. Also see that the disposal, you talk about the judges have been increased, so the disposal should have increased. Yes, it should. So let's compare it. Last year, 16,449 cases were decided. This year, 22,863 cases are decided. And this, remember, you had the constitutional bench. These judges, poor judges, they would first go to the constitutional bench, then come here. So, relax. These things will take time. Decisions are done. Look at the progress done. Look at the disposal done. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हम खबर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज कराची में कई मकामात पर तेज़ और कहीं हल्की हल्की बारिश हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने शहर में कल शदीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई करते हुए अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ने बताया कि कल कराची में शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से सड़कों पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। ये क्लोज टू कराची होगा, जो कल का दिन होगा, तो इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं और उसके बाद ये कराची को टच करता हुआ बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आपको पता है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वो लबालब जो है भर जाता है। सड़कों पर जो है वो अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन होती है, लो लाइंग एरिया में वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो शहरी एहतियात करें, कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। आज मेयर कराची मुर्जा वहाब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि नालों की सफाई इत्मीनान बख्श है। गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले पर सफाई का काम कर लिया गया है। दीगर छोटे नालों पर आज भी मशीनरी काम कर रही। आपके नालों की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। सिचुएशन जो नालों की सफाई के एतबार से है वो इत्मीनान बख्श है कि हाँ नाले क्लियर हैं, चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए जिसकी वजह से नाले चल रहे हैं। चाहे वो गुज्जर नाला हो जो बड़ा आपका नाला है, औरंगी नाला आपका दूसरा बड़ा नाला है, महमूदाबाद आपका तीसरा बड़ा नाला है। इन तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया। इसके अलावा 43 और बड़े जो KMC के नाले हैं उसके ऊपर हम काम करते रहे और आज भी मशीनरी और वहाँ लेबर डिप्लॉयड है। दूसरी तरफ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब ने पंजाब में तबाही मचा दी है और सिंध की तरफ बढ़ रहा है। मुल्तान में सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है और अब मुल्तान की तहसील जलालपुर पीर वाला सैलाब में घिर गई है। इसके अलावा मुल्तान में ही शेरशाह टूल प्लाजा की सड़क पर पानी आ गया है। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया है और मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुँचा है। PDMA ने जलालपुर शहर में अर्बन फ्लडिंग के खदशे को जाहिर करते हुए शहर को खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। सैलाबी रेले से मुल्तान शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हो रही है। 5.5 लाख क्यूसेक का एक नया रेला मुल्तान शहर की तरफ बढ़ रहा है। मुल्तान शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी से जो इस वक्त अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हैं। जी इमरान चौधरी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी इस वक्त जो मुल्तान की तहसील जलालपुर पीर वाला है वहाँ पर बहुत खौफनाक सूरत हाल है। दरियाए चिनाब का पानी वहाँ पर तबाही मचा रहा है। तहसील इंतज़ामिया और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो गुज़िश्ता रोज़ से वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं वो काबू में नहीं आ रहे। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर जिस वक्त वहाँ पर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, उनका ये कहना था अब से थोड़ी देर पहले कि 60 कश्तियाँ जो हैं वो चलाई जा रही हैं, लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। हमें आज रेस्क्यू 1122 के मुसद्दका ज़राए ने ये बताया कि अब गुज़िश्ता 12 घंटों में रेस्क्यू कंट्रोल में जलालपुर के इलाके से 500 कॉलें मौसूल हुई हैं कि जो लोगों ने कॉल करके बताया कि हम जो हैं वो घिरे हुए हैं पानी में। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात है कि उनमें से सिर्फ जो थी वो 32% कॉलें ये रेस्क्यू 1122 के डाटे के मुताबिक उनको इंटरटेन जो है वो किया जा सका है। अब जो है वो DG रेस्क्यू 1122 वो भी जो है वो तहसील जलालपुर जो है वो पहुँच चुके हैं अपनी कश्तियों के साथ। इस वक्त वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो लोगों को जो घिरे हुए हैं पानी के अंदर उनसे निकालने
डालने की है। लोग वहाँ पर जो है वो छतों पर मैसूर हैं, अपनी वीडियोज़ बना कर भेज रहे हैं। लेकिन हमारे इंतज़ामी अफसरान से बात हुई तो अब उन्होंने इस बात का हमसे जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये एतराफ़ किया कि ये डिज़ास्टर बहुत बड़ा है और इंतज़ामिया इतने बड़े डिज़ास्टर को उनके लिए संभालना अब उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब ये देखें कि गुज़िश्ता 24 घंटे पहले जो तहसील जलालपुर सिटी है उसके लिए वार्निंग जारी करके उसको खाली करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक लोग वहाँ से नहीं निकले। जो लास्ट मरदमशुमारी है उसके मुताबिक जलालपुर सिटी की आबादी 1,14,000 है। अब PDMA की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से ये तो कह दिया गया कि शहर को खाली करवा दिया जाए। अब 1,14,000 लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे, इसके मुतल्लिक इंतज़ामिया खामोश है। पहले ही 4 लाख लोग जो हैं वो मुल्तान से इनखला कर चुके हैं, जो महफूज मुकामात पर बंदों पर बैठे हैं या अपने करीबी अजीज़ व क़ारिब के पास बैठे हैं। चंद हज़ार लोग जो हैं वो सिर्फ ये कैपेसिटी थी इंतज़ामिया की जिनको उन्होंने संभाला हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में जब 1,14,000 लोगों को आप ये कह दें कि फौरी तौर पर घर से निकल जाएँ तो वो कहाँ पर जाएँ। इस वक्त जो लोग तहसील जलालपुर के बेट के एरिए में फंसे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी भी नेग्लिजेंसी थी कि इंतज़ामिया उनको कह रही थी कि यहाँ पर पानी आएगा और आप यहाँ से चले जाएँ। लेकिन उन लोगों का मौक़िफ़ ये था कि हम अपने मवेशी, हम अपने माल लेकर कहाँ जाएं, आगे से उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से वो इस उम्मीद से बैठे थे कि शायद पानी जो है वो कम हो जाए और पानी इतना ज़्यादा ना आए। और एक और चीज़ थी कि वहाँ के जो लोग हैं, जो एजड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरह का सैलाब उन्होंने इससे पहले मुल्तान और तहसील जलालपुर या मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सन 1973 के जो है 72-73 का जो फ्लड था, उसके बाद 1993 का फ्लड था, उसकी बहुत ज़्यादा थे कि उधर पानी बहुत ज़्यादा आया था। लेकिन अब पानी उस सतह को भी जो है वो बुलंद कर चुका है और इस वक्त तहसील जलालपुर जो है उधर बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इससे थोड़ी देर पहले एक कश्ती, 4 अफराद जो हैं वो एक सैलाबी रेले से निकल के बाहर आए। मोहल्ला ख्वाजगान है वो बिल्कुल जो शहर को बचाने के लिए तहसील जलालपुर जो एक आर्जी फ्लड बंद बनाया गया है उसके अंदर ये चक था, उसको मोहल्ला ख्वाजगान भी कहा जाता था। वहाँ पर 4 लोग जो है वो सैलाबी पानी से निकल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने लगे तो वो बह गए। उन जो लोग बहे उस वक्त रेस्क्यू 1112 को कॉल की गई, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास अभी कश्तियाँ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से 2 अफराद की जो है वो डेथ हो गई और उनकी लाशें, एक 15 साल की लड़की है और एक 14 साल का लड़का, उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। जबकि जो बाकी 2 अफराद हैं उनको जो है वो अभी तक उनकी जो मुकामी लोग हैं उनको उनकी तलाश जारी रखे हुए हैं। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर का इस वाक़े की जो है वो उन्होंने ये कहा है कि 2 तरह की इतलात हैं। एक तो यह है कि ये लोग सैलाबी रेले में बह गए हैं, उन्होंने तस्दीक की, और दूसरा उनका ये भी कहना था कि ये लोग एक प्राइवेट कश्तियाँ भी इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लोगों ने जो है वो प्राइवेट कश्तियाँ हायर करके वहाँ पर वो भी चला रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये खदशा है कि शायद प्राइवेट कश्ती जो है वो उल्टी है। ताहम उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक की है। अब वो लोग किस तरह से बहे हैं, इस तरह इस वाक़े की तस्दीक बड़ी अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। हम इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अंजुम नज़ीर साहब, तर्जुमान महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कराची में भी कंसर्न पैदा हो जाता है। आपका ने कहा कि कल बहुत मूसलाधार बारिश हो सकती है, आज जो है बारिश का इम्कान था, मुतअद्दिद इलाकों में हुई, 10 मिलीमीटर से ऊपर कहीं नहीं हुई। कल क्या इस वक्त आपको क्या सिस्टम नज़र आ रहा है कल के लिए कराची में? जी, थैंक यू शाजिब टू हैविंग मी विद यू। एक्चुअली जो डीप डिप्रेशन है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वेरी रेयर फिनोमेना है कि सितंबर के महीने में कोई डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन इंडिया से सिंध में दाखिल हुआ हो। ये बिल्कुल रेयर फिनोमेना है और इसका जो ट्रैक है वो बड़ा ट्रिकी जा रहा है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ मूव करेगा, तो हम कंटिन्यूसली इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। और इस करंटली जो इसकी सिचुएशन है, आज शाम 5 बजे के डाटा के मुताबिक ये इस वक्त हैदराबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर इसका सेंटर वाक़या है। तमाम इसके बावजूद भी इतना इंटेंस सिचुएशन यानी कि सिस्टम है कि पिछले 3 घंटों में मीरपुर खास में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जो आपकी थरपारकर की पट्टी है इसमें कंटिन्यू बारिश हो रही है और चंद मुकामात पर पिछले 18 घंटों में तकरीबन 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। अगर हम अब कराची की बात करते हैं तो एक्सपेक्ट यही है कि आने वाले कल के रोज जो है ये इसका जो ट्रैक होगा वो थोड़ा सा वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ होगा, तो जिसके तहत कराची पे इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और जो हम देख रहे हैं एज पर जो मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस, कल कराची में जो है वो 4 से 6 स्पेल होंगे कल सुबह से लेकर रात गए तक, जिसमें इन स्पेल्स में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है।
बहुत शुक्रिया। तफसीलात आपने सुनी। इरफान अली काठिया साहब डायरेक्टर जनरल PDM हमारे साथ मौजूद हैं। काठिया साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पंजाब में ज़ाहिर मुतअद्दिद इलाकों से सैलाब गुजर गया है, जलालपुर में बहुत बुरी सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। अब क्या आपके पास अपडेट है अभी इस हवाले से? जी बिल्कुल शाहज़ेब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुल्तान पिछले 48 घंटे से शदीद स्ट्रेस में है और उसकी एक वजह है, और वो वजह ये है कि हम सब जानते हैं कि पंजाब को अपनी तारीख का सबसे ये एक जो मुश्किल सैलाब है उसका सामना है। और जो चनाब का पहला रेला था वो त्रिमू से होता हुआ इस वक्त मुल्तान में अपनी पीक अटेन करने के बाद हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पे ब्रीचेस ना करने की वो भी रही सूरत हाल के वो इन्होंने अपनी वो क्रिटिकल गेजेस अटेन ना की। लेकिन पॉन्डिंग इस वक्त शदीद पॉन्डिंग है और चनाब का पानी ने ऑलरेडी रावी के पानी की वजह से कबीर वाला और पीर महल में पॉन्डिंग का सबब बन चुका है। और इस वक्त ये मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मुलिका ये बेट का जो इलाका है इसमें जलालपुर पीर वाला में शदीद पॉन्डिंग है और तकरीबन 50 के करीब इस वक्त देहात वो इनंडेटेड हैं। और इसमें कुछ ऐसे देहात हैं जो थोड़ा ऊंचाई के ऊपर हैं जहाँ से लोग रात चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर मैं ख़ुद भी यहीं इस वक्त भी जलालपुर पीर वाला में ही मौजूद हूँ। आज सारा दिन हमने 3600 शाहज़ेब साहब, अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं हमने 3600 लोगों को सुबह से इस वक्त तक, और स्टिल जो इवैक्यूएशन है ये जारी है। साहब अगर हमारे नुमाइंदे बता रहे थे मुल्तान में सूरत हाल खराब है, इवन इंतजामिया भी पैनिक करती नजर आती है, इसके अलावा लोगों के मारे जाने की भी इतलात सामने आ रही हैं, तो वहां पर सूरत हाल संभालने में नाकामी नजर आ रही है। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिवली लोगों को ना सिर्फ टाइमली साउंड किया गया, मसाजिद में ऐलान हुए और तमाम फैमिलीज के कुछ लोग सेफर प्लेसेस पे आ भी गए। लेकिन जो ये टेंडेंसी है कि जो 88 का सैलाब है वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचा था और हमारी उम्मीद है कि ये नहीं पहुंचेगा, उसने ही हमें थोड़ा इसमें चैलेंजिंग सूरत हाल बनाई कि फिर जब अब्रप्टली पानी थोड़ा इंक्रीज हुआ। और उसकी वजह ये थी कि आपने देखा चनाब का पानी कम अज़ कम 48 से 72 घंटे त्रिमू के ऊपर कांस्टेंट 5.5 लाख चला और फिर वो अहमदपुर सियाल में रावी के पानी के साथ भी मिला और उसने आके मुल्तान को टच किया। तो मुल्तान में एक मैसिव इनंडेशन हुई और वो परसिस्टेंटली चल रही है। और अब जो हमें खदशा है कि अगले भी जो 48 घंटे हैं वो भी मुल्तान के लिए कोई इतने आसान नहीं होंगे कि जो दूसरा रेला चनाब का है वो इस वक्त 5,43,000 क्यूसेक्स हेड त्रिमू से डाउन स्ट्रीम फिर हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो इनंडेशन इस बेट के इलाका में हुई इस पे रेस्क्यू ऑलरेडी लोगों को किया, लेकिन ये जो कुछ लोग स्ट्रैंडेड थे चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर मैं भी और रेस्क्यू 1122 के पंजाब के हेड रिजवान नसीर भी आज सारा दिन हम इधर रहे और अब तक हम 3600 लोगों को आज के एक दिन में निकालने में कामयाब हुए और स्टिल द ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे भी स्ट्रेस रहेगा और जाहिर है अभी तक ये तवक्को की गई थी कि 6-7 तारीख को पंजनत पर और उसके बाद जाहिर पता चलेगा कि एक साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं फिर गुड्डू और फिर, मगर अभी तक जो है सूरत हाल कंट्रोल में नजर आती है कि ये आगे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं पंजनत फिर गुड्डू, आपकी क्या असेसमेंट है? जी शाहज़ेब साहब, उसकी एक वजह यह है कि जितने मल्टीपल हमने रिलीफ कट्स दिए और ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट किए, चनाब के ऊपर ही मैं अगर क्विकली गिनवाऊं तो कादराबाद पे हमने मंडी बाउद्दीन की तरफ कट दिया, हमने रिवाज पे झंग शहर को बचाने के लिए कट दिया, हमने जो गढ़ महाराजा ब्रिज है उसके ऊपर कट दिया। तो ये सारे कट्स हैं जिन्होंने मैसिव इनंडेशन, वस्ती पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी इस वक्त इनंडेशन हो चुकी हुई है। और यही वजह है जैसे आप अभी बता रहे थे कि पंजनत पे हमारा था कि 4 तारीख को पंजनद अपनी पीक अचीव करेगा और 6 तारीख को ये पानी सिंध में दाखिल हो जाएगा, लेकिन पंजाब में ही इतनी ज़्यादा मैसिव इनंडेशन है कि वो पानी अभी आगे उस तरीके से उस फ्लो से नहीं जा रहा। और इसकी एक दूसरी वजह ये भी है कि क्योंकि ये भी पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि ये तीनों जो मुत्सिल एक दूसरे से दरिया हैं इनमें पहली दफ़ा मैसिव सुपर फ्लड है और रावी का पानी जो हेड सदनाई पे आया और हमने माई सफूरा बंद को ब्रीच किया, वो पानी अभी तक चनाब में
पूरी इंटेंसिटी के साथ नहीं मिल पाया कि चनाब पहला रेला भी रावी के पानी से ज़्यादा हैवी फ्लो में था, दूसरा रेला भी स्टिल हैवी फ्लो में है, और अहमदपुर सियाल के मुकाम पे जहां इन दोनों दरियाओं ने मिलना था वहां रावी को प्रॉपर रास्ता या प्रॉपर उसके हाई फ्लोज की वजह से चनाब के वो ना स्पेस मिलने की वजह से मैसिव इनंडेशन इस वक्त खानेवाल, और मैं अगर मुल्तान के बाद और मुल्तान और जंग के बाद कोई मैसिवली हमारे अजला हिट हुए हैं तो उसमें टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल और खानेवाल की तहसील कबीरवाला में मैसिव इनंडेशन इस वक्त शाहजेब साहब हो चुकी हुई है। और फिर अब ये सिंध में फिर कब दाखिल होने की तवक्को है आगे? अभी जो पहला चनाब का बड़ा रेला था उसने रावी को बैक वाटर इफेक्ट के बावजूद इस वक्त वो पंजनद पे पहुंच चुका हुआ है, और पंजनद आज मॉर्निंग में 6 लाख और 9,000 क्यूसिक्स के बाद अब थोड़ा रिसीडिंग की तरफ आया है। लेकिन ये रिसीडिंग फिर एक दफ़ा राइजिंग में जाएगा कि जब ये जो दूसरा चनाब का रेला है ये गुजरेगा और फिर उसके बाद रावी के पानी को भी थोड़ी स्पेस मिलेगी, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 6.5 से पौने 7 लाख क्यूसेक्स तक जाके फिर ये आगे कोट मिठन के मुकाम पर जब इसमें इंडस रिवर का भी पानी मिलेगा तो ये तकरीबन 8 लाख के करीब राजनपुर और रहीम यार खान से होता हुआ यानी जो इनिशियल खदशा जाहिर किया जा रहा था कि 13 लाख क्यूसेक तक भी पानी आ सकता है, वो खदशा अब कम हो गया है। जी बिल्कुल, वो सर्टनली कम हो गया, और उसकी वजह यही है कि ये शायद पंजाब की इस दफ़ा ये किस्मत में ऐसा था कि अनफॉर्चुनेटली हमें मैसिव इनंडेशन का इस वक्त सामना है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के शुरू में हमने आज अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बताया था, सहाफ़ी पर तशद्दुद किया गया तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से, और आज अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी में सहाफ़ी तैयब बलोच की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में अलीमा खान और नईम हैदर पंचोता समेत 40 के करीब नामालूम कारकुनों को नामजद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ शबीर डार दोबारा मौजूद है। शबीर डार, तफसीलात बताइएगा। जी शाहजेब साहब, अब से थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ये मुकदमा दर्ज किया जा चुका होगा, तो अब ये मुकदमा भी सामने आ चुका है, और पीटीआई कारकुनान की जानिब से जो तशद्दुद किया गया है सहाफ़ियों पर, ख़ासतौर पर तैयब बलोच और दूसरे सहाफ़ियों पर, तो थाना सदर बैरूनी पुलिस ने तैयब बलोच की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज किया है, और इस मुकदमे में 5 दफात शामिल की गई हैं, और इसमें अलीमा खान, नईम हैदर पंजोथा, इंतसार सती और 40 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। और इसमें जो दफात शामिल की गई हैं उसमें एक तो गैर कानूनी मजमा जमा कराने पर और बलवा कराने पर, सहाफ़ियों को जान से मारने की धमकियां देने पर, और सहाफ़ियों पर तशद्दुद की दफात शामिल की गई हैं। और ये दरखास्त आज शाम ही तैयब बलोच की जानिब से रावलपिंडी पुलिस को दी गई थी, और इसमें वो तमाम सहाफ़ी जो वहाँ पर मौजूद थे उनको भी इसमें बतौर गवाह शामिल किया गया है। और अब चूंकि कल भी मुलाकातों का दिन है और पीटीआई ने कॉल दी है कारकुनों को अडियाला जेल पहुंचने की, अब देखना ये कि इस मुकदमे के नतीजे में गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं नहीं लाई जाती हैं, ये कल ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया शबीर डार, तफसीलात बताने में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप भारतीय वजीर आज़म मोदी को आए दिन कोई ना कोई झटका दे रहे हैं। वो एक ही साथ नरेंद्र मोदी को दोस्त भी कहते हैं और उनकी हुकूमत की मुश्किलात भी बढ़ा देते हैं। लिहाजा वज़ीर आज़म मोदी को समझ नहीं आ रहा है कि वो ट्रंप के साथ आखिर कैसे डील करें, क्योंकि सदर ट्रंप एक दिन एक बात करते हैं, अगले दिन कुछ और कह देते हैं। जुमे को भारत से राहें जुदा होने का गैर मामूली बयान देने के बाद हफ्ते को सदर ट्रंप ने भारत से ताल्लुकात को बहुत ख़ास करार देते हुए कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा दोस्त रहूँगा। वो एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत और अमेरिका के ख़ास ताल्लुकात हैं, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ट्रंप से भारत को खो देने वाली उन्हीं की पोस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि हमने खो दिया है। सदर ट्रंप के मनफी बयानात पर खामोश रहने वाले भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने इस बयान पर मस्बत अंदाज में रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के हवाले से मस्बत असेसमेंट की दिल से कदर करता हूँ और उसे पूरी तरह सराहता हूँ। भारत और अमेरिका के दरमियान एक बहुत ही मस्बत और मुस्तकबिल पर नज़र रखने वाली जामे और आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी है। वज़ीर आज़म मोदी को अपने इस बयान पर भी ताने पड़ रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर लिखा कि जब वज़ीर आज़म मोदी ट्रंप की तरफ से किसी मस्बत ट्वीट पर एक छोटे बच्चे की तरह पुरजोश होकर
ट्वीट करते हैं और ट्रंप की धमकी और बेइज्जती पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर लेते हैं तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी कौम की भी तौहीन करते हैं। सुप्रिया श्रीनाथ ने एक और पोस्ट में नरेंद्र मोदी के भक्तों, आरएसएस और उसके कारकुनों को ताना देते हुए लिखा, संगीज़ के अंदर ज़रा सी भी शर्म नहीं है, उनके पास कोई उसूल, कोई नज़रिया ही नहीं है, बार बार अपना मौक़िफ़ और अपने आका बदलते रहते हैं। अभी चंद दिन पहले तक ट्रंप से नाराज़ थे, उन्हें बुरा भला कह रहे थे, आज जैसे ही उनके ताया ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ़ में तो लफ्ज़ कहती है सारी धमकियाँ और डांट डपट भूल कर भक्त मंडली ने अपने आका की तरफ पलटी खा ली। बिल्कुल यही रवैया उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ भी अख्तियार किया था, जिनके हाथ हमारे जवानों के खून से रगे हुए हैं, लेकिन अब ये लोग उनकी खुशामद में लगे हुए हैं। मुमकिन है कि अगर कभी मोदी जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाएं तो भक्त उनकी भी तारीफ़ें करने लगेंगे। यही लोग तुर्की के बॉयकॉट का नारा लगा रहे थे, मगर 2 महीने बाद सबकी आंखों में धूल झोंक कर मोदी हुकूमत ने तुर्की से सारा कारोबार और ताल्लुकात दोबारा बहाल कर लिए। सुप्रिया श्रीनाथ ने मजीद लिखा कि इन लोगों में कोई दीन ईमान नहीं है, ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं बल्कि मुल्क दुश्मन हैं, ये हवा के रुख के साथ बदल जाते हैं। मोदी और उनके अंधे भक्त कब पलटी खा जाएं ये कोई नहीं कह सकता। अपोजिशन तंज कर रही है, ताहम एक वक्फे के बाद सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान बिलवास्ता तौर पर ये मस्बत पैगाम रसानी ज़रूर हुई है, मगर अब भी अमरीका और भारत के ताल्लुकात में तनाव बरकरार है। भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ्स बरकरार हैं, लेकिन हालिया दिनों में सिर्फ अकेले सदर ट्रंप नहीं बल्कि पूरी ट्रंप इंतज़ामिया भारत के हवाले से सख्त और जारहाना पोजीशन लिए हुए है। सेक्रेटरी ख़जाना स्कॉट बेसेंट और वाइट हाउस के तिजारती मुशीर पीटर निवारो मुसलसल भारत को हदफ बना रहे हैं। साथ ही अब खबरें आ रही हैं कि ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा की टीम ने तो अमेरिका में मकीम भारतीयों के खिलाफ सकाफती जंग छेड़ दी है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आगाज़ में भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रंप के हामी ममालिक में शुमार होता था। यूरोपीय काउंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के जनवरी के एक सर्वे में 80% से ज़्यादा भारतीयों ने कहा कि ट्रंप की वापसी अमरीका, आलमी अमन और भारत के लिए अच्छी होगी। अमरीका में भारतीय निजात अमरीकी ट्रंप के इत्तेहादी हल्के का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, जो वोट का एक बढ़ता हुआ हिस्सा भी हैं और हुकूमत के कई आला ओहदों पर भी फाइज हैं। उनमें FBI डायरेक्टर कैश पटेल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लोन और NIH के डायरेक्टर जे भाटियाचार्य शामिल हैं, जबकि नायब सदर JD वेंस की अहलिया उषा वेंस अमरीका की पहली भारतीय निजात सेकेंड लेडी हैं। मगर अमेरिका और भारत के दरमियान मुल्क के अंदर और बाहर मौजूद खैर सगाली का यह ज़ख़ीरा अब ख़तरे में है, क्योंकि मागा की सकाफती जंग भारत को तनहा करने पर तुली हुई है। एक्सियोस के मुताबिक मागा सदर ट्रंप की भारत के साथ तिजारती जंग को भारतीय इमिग्रेशन, नस्ल व सूख और सकाफत के खिलाफ एक वसी मुहिम चलाने के जरिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रूसी तेल की खरीदारी के मामले पर भारत पर लगाए गए टैरिफ्स के बाद अमेरिका और भारत में कशीदगी है और ये बढ़ती हुई कशीदगी अमेरिका की उस सालों पुरानी हिकमत अमली को नुकसान पहुंचा सकती है जिसके तहत भारत चीन के काउंटर वेट के तौर पर काम कर सकता था। ये एक ऐसी हिकमत अमली थी जिसे खुद ट्रंप ने भी अपनी पहली मुद्दत सदारत में आगे बढ़ाया था। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे वक्त में कि जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात शदीद कशीदगी का शिकार हैं, तो रवां हफ्ते वज़ीर आज़म मोदी ने 7 साल के बाद चीन का पहला दौरा किया और वहाँ रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ हाथ मिला लिया। ट्रंप की दूसरी मुद्दत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात सिर्फ तिजारती मसाइल की वजह से ही नहीं बिगड़े, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ताल्लुकात इसलिए भी बिगड़े क्योंकि मोदी ने ट्रंप की अमन का नोबेल इनाम हासिल करने की कोशिश की हिमायत नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक मागा, जो अंदरूनी सकाफती जंगों को खारजा पॉलिसी से अलग नहीं समझता, उसके लिए यह इख्तिलाफ अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को एक तहजीबी तसादुम के तौर पर पेश करने का मौका है। ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका को भारत के लोगों को मजीद वीज़े देने की ज़रूरत नहीं है। शायद किसी और कानूनी इमिग्रेशन ने अमरीकी वर्कर्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना भारतीयों ने पहुंचाया है, बस अब बहुत हो गया। इसी तरह जब ट्रंप ने अमेरिका और भारत के तिजारती ताल्लुकात को बिल्कुल एक तरफा करार दिया, तो मागा पॉडकास्टर जैक पोजोबियक ने मुतालबा कर दिया कि हर कॉल सेंटर पर टैरिफ लगाया जाए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में एक अनऑथराइज्ड भारतीय ट्रक ड्राइवर के हाथों होने वाले जानलेवा हादसे पर भी शोर शराबा किया जा रहा है। मागा के इन्फ्लुएंसर्स दावा कर रहे हैं कि तीसरी दुनिया की इमिग्रेशन अमेरिका की सड़कों को गैर महफूज बना रही है। साथ ही व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर पीटर निवारो ने व्हाइट हाउस के अंदर से भारत मुखालिफ मुहिम की क़यादत की है, मज़ामीन लिखे हैं और भारत की हसास जात पात की सियासत में भी दखल दिया है। पीटर निवारो ने फॉक्स न्यूज़ पर एक धमाका खेज इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहता हूं कि भारतीय समझें कि असल में हो क्या रहा है। भारतीय अवाम की कीमत पर बराहमन
रूसी तेल खरीद रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरह सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने पिछले हफ्ते फॉक्स न्यूज़ पर मज़ाहिया अंदाज में ये कहकर भारतीय कौम परस्तों को गुस्सा दिला दिया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मुझे फ़िक्र है, लेकिन भारतीय रुपया आलमी रिजर्व करेंसी बन जाए ये उन चीज़ों में शामिल नहीं है जिनकी मुझे फ़िक्र है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की दूसरी मुद्दत के आगाज़ में मागा का पहला बड़ा इख्तिलाफ H-1B वीज़ा पर हुआ था, जो इंतहाई हुनरमंद वर्कर्स के लिए है, और उसमें भारतीय वर्कर्स का ज़्यादा गलबा था। अमेरिका फर्स्ट के कौम परस्तों का ट्रंप के सिलिकॉन वैली के नए इत्तेहादियों से तसादुम हुआ, जिनमें एलन मस्क भी शामिल थे, और हल्फ बर्दारी से पहले की बहस ही नस्ली तासुब में बदल गई। साथ ही अमेरिका से ताल्लुकात में तनाव आने के बाद वज़ीर आज़म मोदी चीन के करीब हो रहे हैं। उन्होंने चीन का दौरा करके अमेरिका और दुनिया को पैगाम देने की कोशिश की, मगर इस सूरत हाल में भी भारत में तज्ज़िये हो रहे हैं कि भारत के लिए अमेरिका से दूर होना ही नहीं बल्कि चीन के करीब होना भी इतना सादा और आसान नहीं है। चीन और भारत की तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात की एक तारीख़ रही है जो इतनी आसानी से सिर्फ एक समिट में इकट्ठे होने और तस्वीर खिंचवाने से ख़त्म नहीं हो जाएगी। भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर में शाया होने वाले आर्टिकल में आशुतोष भरद्वाज ने लिखा है कि मुमकिन है कि भारत और चीन के ताल्लुकात को असर नौ तरतीब देने की कोशिश हो रही हो, लेकिन अगर कोई इसे नया आगाज़ या मामूल पर वापसी समझता है तो ये वही खुद फरेबी है जो मोदी हुकूमत ने पिछली दहाई में अपनाई और जिससे भारत कमज़ोर होता चला गया। अगर चीन का तरीक़ा हमेशा से चालाकी पर मबनी रहा है तो मौजूदा भारतीय सफारतकारी खुद फरेबी पर मबनी दिखाई देती है। ऐसी खुशफहमी जो अंदरून मुल्क खुशी तो देती है मगर असल में ख़तरनाक है। SCO के हालिया इजलास ने एक बार फिर इस तल्ख़ हकीकत को नुमायां कर दिया है। आर्टिकल के मुताबिक भारतीय मीडिया ने भारत, चीन और रूस के ट्राइका की तस्वीरें बढ़ा चढ़ाकर पेश की, जैसे ये तीनों अमेरिका के मुकाबिल इकट्ठे खड़े हैं, और जिस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया वो ये था कि ऐसे इकट्ठे होना हकीकी मोहब्बत नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल मजबूरी का नतीजा था और एक ऐसा बनावटी स्क्रिप्ट था जो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। भारत और चीन के अख्तिलाफ़ात हंसी और मुसाफा करने से ख़त्म नहीं हो सकते। आर्टिकल के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा 2020 की गर्मियों से अब तक हल नहीं हुआ और भारत मुसलसल एक नुकसानदेह पोजीशन पर है। चीन हर 5 साल में भारत की पूरी नेवी के बराबर अपनी नेवी सलाहियत बढ़ा रहा है। भारत की मशरकी और मगरबी सरहदों पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की चीन की ताकत पहले से ज़्यादा है। SCO में जो लोग भारत की मौजूदगी पर खुश हैं वो भूल जाते हैं कि चीन हमेशा पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़ा रहा है, जैसा कि ऑपरेशन दौरान भी नजर आया। साथ ही चीन, रूस और भारत के ट्राइका को अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद की बहाली समझना भी एक बेवकूफ़ी होगी। हकीकत यह है कि ये तीनों ममालिक ही अमेरिका से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए खामोशी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ से भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी भारत फाइनेंसेस और सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर इन तीनों ममालिक में सबसे ज़्यादा इंतज़ार करता है, इसलिए भारत ही सबसे कमज़ोर सौदेबाजी की पोजीशन में है। आर्टिकल के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग जब नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये आलमी यकजहती से ज़्यादा चीनी बालादस्ती का नया नाम है जिसे भारत किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। आज इब्राहिम इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।